शुरू। हाँ भाई, गुड इवनिंग। हम आज रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और ये टॉपिक आपके लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्णता है कि भाई ये लैब असिस्टेंट के लिए, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें आने वाले जो भी प्रयोगशाला सहायक में आने वाले जो भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे केमिस्ट्री के हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद रहेगी कि अच्छे से हम कवर कर सके। ठीक है, अब देखो प्रयोगशाला सहायक के जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले सिलेबस की हेडिंग यही है कि आवर्त सारणी। ठीक है, अब आवर्त सारणी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे और हमारी क्लास का आरंभ करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे बाकी वाला लगता है ना कि भाई इस प्रकार से कि आर्ट्स वालों के लिए साइंस डिफिकल्ट है, कॉमर्स वालों के लिए बात करें, साइंस वालों के लिए तो खैर ठीक है, पर ये है कि आवर्त सारणी जहाँ पे भी टॉपिक आ जाए वहाँ सबको लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे कहीं ना कहीं कुछ भी बात करें, हाइड्रोजन बाबा की बात करें वो भी है कि मेरे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बात करें तो ये टॉपिक अपने लिए साइंस वालों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इजी टॉपिकों में एक है। तो आवर्त सारणी से संबंधित अनेक अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आए, और उन अनेक अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने कई प्रकार से अपना प्रतिपादन दिया, मॉडल दिए कि भाई आवर्त सारणी को इस प्रकार से हम प्रतिरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आवर्त सारणी की बात करें तो डाइवेराइनर जी आए थे और उन्होंने अपना त्रिक दिया। डाइवेराइनर त्रिक बोलते हैं हम उसे, यानी कि तत्वों का त्रिक, उस प्रकार से नाम भी कह सके। और ये इन्होंने दिया था 1817 में। ठीक है, ईस्वी कोई नहीं पूछेगा, इतिहास से संबंधित अपना नहीं याद रखना, बस अपने को तो जो कॉन्सेप्ट बेस हैं वो पढ़ना है और वही याद है। बाकी कोई हिस्ट्री वाला हो वो पूछ ले कि भाई कब दिया। ठीक है, बाकी इधर साइंटिस्ट ही बनाएंगे पेपर और अच्छा बनाएंगे तो लेवल का। अब देखो हम बात करते हैं डाइवेराइनर त्रिक। डाइवेराइनर जी आए, इन्होंने कहा कि भाई आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनके बारे में हम अगर बात करें तो 3 तत्वों को दिया इन्होंने एक साथ में, और 3 तत्वों की बात करके इन्होंने कह दिया कि भाई जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है वो वाला जो भी तत्व है उसके औसत मान के लगभग बराबर कहे या फिर बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कैसे कि भाई अपन एक एग्जांपल से देखें कि भाई लिथियम दे दिया उन्होंने, साथ में सोडियम और पोटेशियम, इन तत्वों का जो भार है वो बीच वाले तत्वों के भार के औसत मान के क्या होगा, बराबर या लगभग बराबर कहें अपन। दोनों शब्दों में कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखो इसके भार की बात करें तो लिथियम का भार कितना, 7, इधर सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ठीक है, अब देखो डाइवेराइनर जी ने बस इतनी सी चीज़ कही कि जो सोडियम है इसका जो भार है वो पहले और तीसरे तत्व के औसत भार का क्या होगा, समान। ठीक है, यानी कि औसत भार निकाल दो भाई, 39 + 7 46/2 कितने, 23, तो भार कितना है 23। ये त्रिक बैठाया इन्होंने। ठीक है, अपने हिसाब से त्रिक सेट हो रहा था और त्रिक को बैठा दिया कि भाई इस प्रकार से ये त्रिक बनेगा। इस कई इन्होंने एग्जाम्पल दिए। अगर बात करें दूसरा एग्जाम्पल की तो इन्होंने एग्जाम्पल की सेकंड एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि जो आयोडीन है और क्लोरीन है, इनका जो औसत भार है वो किसके समान होगा, इस ब्रोमीन के समान होगा। अगर बात करें अपन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की, तो इनमें भी स्ट्रोंशियम का जो भार है वो इन दोनों के औसत भारों के क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार से इन्होंने त्रिक दिए। ठीक है, अब ये त्रिक जो इन्होंने दिए थे वो कहीं ना कहीं पहले तो ठीक है हिसाब से बात करें तो इनमें या इन तत्वों में लागू हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आवर्त सारणी को आगे बढ़ाए तो उनके जो आवर्त सारणी के जो आगे तत्व हैं उनमें ये त्रिक सही तरीके से नहीं बैठ रहे थे। और त्रिक अगर सही तरीके से नहीं बैठ रहे थे इसका मतलब आपका जो नियम था वो क्या है, गलत है, कहीं ना कहीं तो गलती है, इसीलिए नहीं बैठ रहे, वरना तो बैठने थे। तो ये त्रिक
आवर्त सारणी का जो पहला त्रिक था, मॉडल था, वो तो क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। तो इस त्रिक को तो मान्यता नहीं दी गई। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, अगर आवर्त सारणी के इतिहास को और देखे आगे गहराइयों में, तो सेकंड आते हैं न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत दिया उन्होंने। न्यूलैंड जी आए, उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया और उस अष्टक सिद्धांत के आधार पे उन्होंने 8 तत्वों को सारे गामा पदा निसा की श्रेणी में विभाजित किया और उन्होंने कहा कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है उसके जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, लगभग समान है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड के बारे में बात करें, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब इस अष्टक सिद्धांत में न्यूलैंड जी ने कहा कि जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व में क्या प्रदर्शित करेंगे, अपने समान गुणों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यानी कि इन्होंने सारे गामा संगीत स्वर ध्वनि दे दी। इन्होंने जो सारे गामा पदा निशा वाली ध्वनि थी, उस ध्वनि के अकॉर्डिंग कह दिया कि भाई पहले नंबर पे जो है वो उस 8वें नंबर पे जो भी तत्व है उसके समान अपने गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यानी कि अपन बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियोन, सॉरी अक्रिय गैस थी सोडियम। ठीक है, यानी कि सोडियम के बाद बात करें अपन, यानी कि जो पहले पे था और 8वें पे जो तत्व था उनके जो गुण थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, लगभग समान गुण प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गुण प्रदर्शित कर रहे थे भाई, कि कैल्शियम तक अपने गुण थे वो समानता दर्शा रहे थे। लेकिन कैल्शियम से आगे अगर अपन बात करें तो वहाँ ये भी क्या कर रहे थे कि भाई समानता प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे तत्वों का वर्गीकरण आगे बढ़ता जाता है उस हिसाब से इनमें क्या करते हैं, ये समानता प्रदर्शित नहीं करते। और तो इनका भी जो सिद्धांत था वो भी क्या किया गया भाई, रद्द किया गया। ठीक है, इनके आधार पे इन्होंने जो आवर्त सारणी दी, आवर्त सारणी के लिए कहा अष्टक सिद्धांत दिया, उसको भी मान्यता नहीं दी गई। इसके बाद में अपने बात करें तीसरे की, वो थे मेंडलीव। मेंडलीव इन्होंने आवर्त सारणी दी और बखूबी तरीके से इनके आवर्त सारणियों में अपवाद की बात करें या फिर इनके आवर्त सारणी का जो मॉडल था उसको कहीं ना कहीं कि भाई इस प्रकार से नहीं मान्यता दी जा सके, ऐसा कुछ था। लेकिन आवर्त सारणी को व्यवस्थित किस प्रकार से करना है और आवर्त सारणी में जो तत्व थे उनको किस प्रकार से पूर्ण रूप से सुसज्जित करना है, वो सारे के सारे जो सिद्धांत थे वो किसके थे, मेंडलीव जी के थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। पहली चीज तो यही है कि आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव जी को, आवर्त सारणी का जनक कहा। ठीक है, आवर्त सारणी दी इन्होंने और अब इन्होंने नियम प्रतिपादित किया कि भाई जो पहले अष्टक सिद्धांत था वो फेल, त्रिक सिद्धांत था वो फेल। इन्होंने नया नियम लाए और इनका नियम क्या था कि तत्वों को वर्गीकृत किसके आधार पे, उनके बढ़ते हुए भार के आधार पे। बढ़ते हुए भार के आधार पर, तत्वों के बढ़ते हुए
भार के आधार पे इन्होंने वर्गीकृत किया कि भाई जैसे जैसे तत्वों के एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तत्व जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं अपने क्रम के अनुसार, क्रमागत तरीके से, उनके जो भार हैं वो कहीं ना कहीं उनके समान है और उनके समान रूप से गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ दी थी किन्होंने? मेंडेलीव जी ने। और इनकी आवर्त सारणी कई हद तक मान्यता प्राप्त करने लायक ही थी कि भाई ठीक है, लेकिन अपवाद तो आना ही है। बात केमिस्ट्री की चल रही है तो वो यहाँ पे भी इनके मॉडल में भी क्या था कि भाई कई जगह ऐसे तत्व थे जो इनके भार के आवर्ती फलन नहीं थे। ठीक है, क्रमागत तरीके से भार अपने आप में देखा नहीं जा रहा था कि भाई जो पहले तत्व था उनका भार दूसरे तत्व से अधिक हो, कम हो, इस प्रकार से तत्व आ गए। ठीक है, तो इसमें भी मेंडेलीव जी की आवर्त सारणी भी थी, उनको भी क्या किया गया? मान्यता, सही तरीके से कहे तो मान्यता नहीं दी गई। लेकिन इस आवर्त सारणी के आधार पर ही हेनरी मोजले ने, किसने? हेनरी मोजले ने। अब देखो, हेनरी मोजले ने इसी आवर्त सारणी के आधार पे, किसने दी थी? जो मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी अपनी आवर्त सारणी में, जिस प्रकार से उन्होंने वर्गों और आवर्तों के रूप में वर्गीकृत कर दिया था, उस आधार पे जो आवर्त सारणी दी, उस आवर्त सारणी के आधार पर ही मोजले ने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी दी। वही नियम लागू किए जो मेंडेलीव ने किए। ठीक है, यानी कि उनका कॉपी कैट गए उस प्रकार से कि भाई जो परमाणु क्रमांक के आधार पे क्या किया कि भाई इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत कर दिया। अब परमाणु क्रमांक के आधार पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस जो भी तत्व थे उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे इन्होंने क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया और आवर्त सारणी दे दी। ठीक है, यानी इन्हें भी अगर अपन दूसरे शब्दों में कहें तो आधुनिक आवर्त सारणी थी इन्होंने। आवर्त सारणी तो मेंडेलीव ने दी, उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी दी। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बात करें तो हेनरी मोजले को कहा जाता है। ये भी ठीक है कि भाई पूछ ले कि आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तब बात बनती है हेनरी मोजले ने। और अगर आवर्त सारणी ही बात करें तो किसने दी? मेंडेलीव ने दी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें तो थी कि भाई किस आधार पे आवर्त सारणी दी। अब अपन बात करते हैं आवर्त सारणी के प्रारूप की कि भाई आवर्त सारणी चीज़ क्या है। ठीक है, आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, तत्वों को किस प्रकार से रखा गया है। हम पहले बात करेंगे आवर्त सारणी का प्रारूप क्या है। ठीक है, उसमें कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं। ठीक है, और फिर हम उस आवर्तों को और उनके वर्गों के आधार पे किस प्रकार से तत्वों को समायोजित किया है वो अपन सारा का सारा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आवर्त सारणी का प्रारूप। अब देखो, आवर्त सारणी के प्रारूप की बात करें तो लगभग 10th की बुक तो ऑब्वियसली देखी है, तो वहीं से अपन बात करते हैं। तो वहाँ उस बुक में कहीं ना कहीं आवर्त सारणी दी होती हैं और आवर्त सारणी का प्रारूप तो सबको पता होता है कि किस प्रकार से हैं। ठीक है, यानी कि साफ तौर पे कहें तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रारूपों में इस प्रकार से ही है। और नीचे एक और कुछ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड संकुचन के तौर पे तत्वों की बात करें तो ये इतना सा कुछ प्रारूप है किसका? आवर्त सारणी का। अपन आवर्तों की बात करें और इस प्रकार से जो खड़े हैं वो वर्ग हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रारूप।
अब इसमें देखें कि भाई इसमें आवर्तों की संख्या की भाई मेंडलीव की बात करें, उन्होंने भी आवर्तों और वर्गों की तो परिभाषा उन्होंने भी दी थी, ठीक है। वही चीज़ वापस मोजले ने दी, ठीक है। यानी कि बात करें कि भाई आवर्त जो क्षैतिज रेखा में थे उनको तो नाम दिया क्या, ठीक है। यानी कि सीधा सा हम आवर्त सारणी को बनाने की कोशिश करें कि भाई पहले वर्ग के आधार पे ही करें, ठीक है। परमाणु क्रमांक आप अपने आप से दे सकते हो कि वर्ग के आधार पे बात करें हम पहले वर्ग की, कैपिटल है, हाँ। ठीक है। यानी कि आवर्तों के बारे में हम बात करें या वर्गों के बारे में बात करें तो पहले वर्ग की हम बात करते हैं, प्रथम वर्ग, ठीक है। और आवर्त इधर यही है आवर्तों की संख्या, तो ये सारे के सारे हम आगे बढ़े कि भाई ये तो कौन से वर्ग की बात हो गई, पहले की, ठीक है। यहाँ अपन इनको अलग से उप वर्गों की बात कर रहे थे, आप तो इनको नाम दे दे कि ये कौन सा है, फर्स्ट ए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वर्ग की, सेकंड वर्ग के बारे में हम बात करें अब देखो ये हो गया दूसरा, यानी कि सेकंड ए। अपन इस प्रकार से इनको रोमन क्रमों में लिख करके आप जो उपवर्गों वाला आपके अगर दिमाग में आ रहा है तो उसके हिसाब से भी हम इनके बारे में चर्चा करते रहेंगे साथ में, ठीक है। तो यही चीज़ है कि भाई सेकंड वर्ग की बात करें और आवर्त के हिसाब से कि भाई किस हिसाब से कौन से आवर्त में तत्व आ रहा है,
ठीक है। अब इनकी दूसरी चीज़ है कि परमाणु क्रमांकों की बात करें, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक तो पूरी आवर्त सारणी बने तो सीधा सा है कि भाई पहले पे ये तो 18वें पे जो भी है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक दिया गया है, ठीक है। लेकिन सीधा सा परमाणु क्रमांक भी अपन निकाल लें, वो भी एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके तो क्या है, इसी के साथ में अपन ले तो अपन उनके सीधे के सीधे तत्वों के बारे में बात करें कि भाई पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना, 1, दूसरे का 3, 11, यानी कि अपन बात करें कि इनके जो परमाणु क्रमांक है वो वर्गों के आधार पे भी देख सकते हैं, यानी कि पहले में कितने ऐड करने अपने को, 2 इलेक्ट्रॉन, वही चीज़ है कि 2 ऐड किया, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में वापस से 8, इसका मतलब कितने हो गए भाई, 19। इस प्रकार से कि भाई यानी कि अपने को पहले कक्षक में 2, फिर दूसरे और तीसरे के लिए 8, फिर 18 और उसके बाद में 32, इस प्रकार से हमें आवर्तों को क्या करना है कि भाई ऐड करके अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी। अब अपन उसके बाद में दूसरी चीज़, अगर इसका लिख दिया इसका मतलब इसके कितने भाई 4, कितने 12 परमाणु क्रमांक की बात करें, ठीक है, ये बात है। अब देखो हम आवर्त सारणी के बारे में जो भी पूरा मेथड के हिसाब से कि भाई आवर्त सारणी में अपन नाम किस प्रकार से दें, तत्वों का नाम क्या रखें, तत्वों का नाम एक बार अगर अपन प्रतीकों के तौर पे देखें कि भाई हाइड्रोजन का H, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रुबेडियम का Rb, मन में मंशा है तो ये प्रश्न भी अगर उत्पन्न हो रहा है आपके कि भाई इनका नाम है वो इस प्रकार से ही क्यों, कि भाई हाइड्रोजन को H, अगर लिथियम को K, Li क्यों, ठीक है, या अगर सोडियम की बात करें पोटेशियम को Ke क्यों, ठीक है, यानी कि लैटिन नाम है। ये सारे के सारे IUPAC के अकॉर्डिंग कि भाई इनके जो नामकरण था, यानी कि इनके जो तत्वों का जो नामकरण था वो इस हिसाब से ही था कि भाई जो पहले तत्व आएगा उसके इंग्लिश का पहला अक्षर ही उसका प्रतीक होगा, तत्वों का जो प्रतीक है वो उस तत्व के नाम के पहला अक्षर, हाइड्रोजन। और दूसरी उसमें सीमा यह थी कि भाई पहला तत्व आ गया, उसके बाद में वापस वो तत्व किसी का जो